साथ इंगेज होकर न्यूक्लियर थ्रेट परसेप्शंस को अपना खत्म करना चाहता है, जिसके लिए आप देखिए तो टेक्निकल लेवल की जो बातचीत है वो दूसरी भी संपन्न हो चुकी है और तीसरी की तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का सबसे ताकतवर प्रॉक्सी हूती के खिलाफ जिस तरह से ऑल आउट वॉर अमेरिका ने शुरू किया है, वो ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि अमेरिका इस वक्त ईरान और उसके प्रॉक्सी के साथ न सिर्फ समूचा वॉर जोन क्रिएट कर चुका है, बल्कि वो दबाव भी ईरान को पर बहाने बना रहा है कि अगर ईरान ने उसकी बात नहीं मानी तो दरअसल हूती पर न सिर्फ हमले तेज हुए हैं, बल्कि ईरान के जो नाभिकीय ठिकाने हैं उसको भी अमेरिका दहला देगा। लेकिन इसका कोई बड़ा प्रभाव इस वक्त देखें तो ईरान के हुक्मरानों पर तो पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह से उनकी बातचीत है और जिस तरह का स्टेटमेंट सामने आया है उसमें बतलाने के लिए काफ़ी है कि ईरान अमेरिकी शर्तों पर नहीं झुकने वाला। अगर अमेरिका ये कह रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से रोक दे और साथ ही जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में उसके डेवलपमेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर दे, तो ये दरअसल ईरान को कतई मंजूर नहीं होगा। दूसरी तरफ हूती पर हुए हमले की अगर आप श्रृंखला देखें तो सबसे बड़ा हमला अगर पिछले दिनों में कहीं बोला गया है वो दरअसल हूती के उन ठिकानों पर बोला गया है जिसे हूती का इकोनॉमिक बैकबोन कहा जाता है, यानी रास ईसा, वो इलाका जहां से दरअसल सबसे ज़्यादा रेड सी में देखें तो ट्रेड रूट हूती के पक्ष में गुजरता है, जहां से ऑयल इंपोर्ट होता है, जहां से आप कहिए तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो हूती के लिए न सिर्फ भारी पैमाने पर इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, बल्कि हूती की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी कहा जाता है। और यहाँ पर भारी पैमाने पर बमबारी जो अमेरिका ने किया उसमें 80 लोग मारे गए, तकरीबन 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए और भारी पैमाने पर जो यहाँ पर सिविलियन कैजुअलिटी हुई उस पर यूएन को स्टेटमेंट देना पड़ा। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि जिस तरह के सिविलियन कैजुअलिटी हो रही है वो कतई मंजूर नहीं की जा सकती, इस तरह के हमले को यूएन अप्रूव नहीं करता। और दूसरी तरफ ये सवाल जब अमेरिका से पूछा गया तो अमेरिका ने इस पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। यानी जो काम इजराइल दरअसल देखें आप तो पिछले 18 महीने से गजा में कर रहा है, वही काम अब यमन में अमेरिका ने शुरू कर दिया है। अंतर इतना है कि गजा में हमास के ठिकाने को भी टारगेट करने में इजराइल को सफलता मिली, लेकिन अगर आप देखें तो 15 मार्च से लेकर अब तक जिस तरह से अमेरिका ने यमन में हूती के ठिकानों पर हमले शुरू किए हैं, जिसमें आप देखिए तो कैपिटल सना का एयरपोर्ट भी नहीं बख्शा गया, हदेदा नहीं बख्शा गया, तमाम इलाके जो है वो टारगेट किए जा रहे हैं। उसमें हूती के लड़ाके तो कम और सिविलियन कैजुअलिटी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हूती के जो ठिकाने हैं उनको टारगेट करने में अब भी अमेरिका को बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। MQ-9 जो रीपर ड्रोन है उसके ज़रिए वो चाहता है कि उसके ठिकानों की पुरजोर जानकारी उसे मिले ताकि वो पिन पॉइंट स्ट्राइक कर सके। लेकिन आप देखें तो पिछले 24 घंटे में एक और MQ-9 मार गिराया है हूती ने अमेरिका का, और तकरीबन 15 मार्च की बात देखें तो पाँचवा MQ-9 है ड्रोन जिसको मार गिराने में हूती ने सफलता हासिल की है। दूसरी तरफ आप देखिए तो रेड सी का जो समूचा डिस्टर्बेंस है वो आप देख सकते हैं, जहां से अमेरिका और अमेरिका परस्त देशों के ट्रेड रूट के लिए ये इलाका खतरे से खाली नहीं है, जहां से किसी वेसल का गुजरना या फिर आप देखिए तो किसी भी मालवाहक भंडार को लेकर जाना पूरी तरह से आप देखें तो रेड सी में समाने के बराबर है। तकरीबन आप समझिए तो 17% ये रूट जो है वो दरअसल अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश जो हैं ट्रेड के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये रूट पूरी तरह से हूती ने अपने हमले से डिरेल कर दिया है, जिसके कारण उन्हें अब साउथ अफ्रीका होकर अपने जो सप्लाई चेन्स हैं उनको क्रिएट करना पड़ा है। दूसरी तरफ आप देखें तो न सिर्फ यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर बल्कि दो एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ अमेरिका तैयार है हूती को टैकल करने के लिए, ईरान को टैकल करने के लिए। यहाँ पर ऑलरेडी USS ट्रूमैन था, लेकिन उसके बाद भी कार्ल विल्सन को उतारना पड़ा जिस पर F-35 की फ्लीट है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से 15 मार्च के बाद लगातार हमले के बावजूद जो है अमेरिका को जब बड़ी सफलता यमन की ज़मीन पर नहीं मिली तो उसने न सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाई बल्कि ईरान के खिलाफ भी अपनी तैयारी को पुरजोर तरीके से धारदार बनाने की कोशिश की। हवाई हमले बेहतर हो सके इसके लिए B-2B बॉम्बर जो है वो दियाओ गर्सिया में तैनात किए गए, जहाँ से उड़ान भरते हैं और आते हैं यमन के वो एयर स्पेस में और फिर हूती के ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तक देखें तो कोई बड़ी कामयाबी हूती के खिलाफ नहीं मिली है, क्योंकि कोई न बड़ा कमांडर मारा गया, न उसके जो आर्म्स और ख़ास तौर पे आप देखिए म्यूनिशन सेंटर्स है वो कोई बड़े डिस्ट्रॉय कर पाया, क्योंकि जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं वो हूती को काफ़ी एडवांटेज यहाँ पर देते हैं। और अमेरिका के लिए रेड सी से दरअसल यहाँ टारगेट करना या फिर आप देखिए तो दियाओ गर्सिया से आकर यहाँ पर टारगेट करना मुफीद तो दिखाई देता है, लेकिन उसमें बड़ी सफलता की संभावना कमतर दिखाई देती है, जैसा कि हम अब तक के हुए वॉर में देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए तो हूती तकरीबन 1300 किलोमीटर दूर इजराइल को टारगेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अपने बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से लगातार वो इजराइल के लिए
हम कहें तो खतरे पैदा कर रहा है। और इजराइल में आप देखें तो लगातार होने वाले, अगर आज की तारीख में रेड अलर्ट हैं, रेड सायरन हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हूती के बैलिस्टिक मिसाइल हमले और ड्रोन अटैक के कारण है, जिसमें वो दरअसल इजराइल के जो एयरफोर्स हैं और मिलिट्री स्पेस हैं उनके ठिकानों को टारगेट करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। तो हूती के हाथों इस वक्त आप देखें तो एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ इजराइल दोनों हैं। और अमेरिका के लिए यमन में इस वक्त हूती को निपटाना, हूती के खिलाफ ऑल आउट वॉर करना, ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि अमेरिका अब और ज़्यादा रेड सी में बंद पड़े ट्रेड रूट को अफोर्ड नहीं करना चाहता, क्योंकि अमेरिकी इकोनॉमी के लिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त कितना चैलेंजिंग सिचुएशन है कि ट्रंप को ट्रेड वॉर शुरू करना पड़ा है चाइना के साथ, अन्य देशों पर टैरिफ लगाना पड़ा है। नेगोशिएशंस की स्थिति देखिए तो कई जगह पैदा हुई है, बावजूद इसके आपको देखिए तो ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका दिखाई दे रहा है। और इस बीच रेड सी का ट्रेड रूट दरअसल जिस तरह से प्रभावित है, उससे अब अमेरिका जो है वो और ज़्यादा इस इलाके को अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसके कारण वो हूती पर हमले तेज कर चुका है। आने वाले समय में आपको बताऊं तो और ज़्यादा खतरे की स्थिति दिखाई दे रही है। उसके दो बड़े कारण हैं। एक तो हूती ने चैलेंज देते हुए अमेरिका और इजराइल को पलटवार करने की जो घोषणा की है, वो अपने आप में देखिए तो इजराइल को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है, अमेरिका भी रेड सी में पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। दूसरी तरफ आप देखिए तो आने वाले दिनों में एक बार फिर से एक और बातचीत का दौर जो है ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लेकर चलने वाला है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चूँकि जो रोम में बातचीत हुई है उसके बहुत ज़्यादा विवरण तो पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं, लेकिन दोनों तरफ से ऑप्टिमिस्टिक बातचीत को कहा गया है। पर ये कितना ऑप्टिमिस्टिक है ये तो आने वाले दिनों में अगली बातचीत जो है वो बतलाएगी। फिलहाल जो स्थिति है उसमें हम कह सकते हैं कि हालात जो है ईरान और ख़ास तौर पे आप देखिए तो ईरान अमेरिका के बीच तनावपूर्ण लेकिन संतुलित बने हुए हैं। पर सबसे ज़्यादा ख़राब जो हालत है वो दरअसल आप देखिए तो हूती और अमेरिका के बीच हो चुका है, जहां पर दिन और रात दोनों समय जो है वो थ्रेट परसेप्शन यमन में बढ़ता चला जा रहा है। और अमेरिकी हमले पर लगाम लगने की स्थिति दिखाई नहीं दे रही, बल्कि हमले और ज़्यादा तेज, और ज़्यादा तीक्ष्ण, और ज़्यादा प्रलयंकारी होते जा रहे हैं। और इतने ज़्यादा जिसमें सिविलियन कैजुअलिटी की संभावनाएं न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि हो भी रही है। पिछले 12 घंटे के भीतर देखें तो कैपिटल सना में जो हमला किया गया उसमें भी 3 लोग मारे गए हैं जो आम लोग हैं, और उसकी भी भर्त्सना जो है वो यूएन ने की है। 5 जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी मारे गए हैं, ये भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। और ये भी हम कहें तो एक तरह से न सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बल्कि यूएन के लिए तो शर्मनाक स्थिति पैदा करती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ गजा के वॉर में मुखदर्शक बना हुआ है। और अब वैसे ही हालात अगर यमन में पैदा हो रहे हैं, ऐसे ही हालात अगर अमेरिकी हमले से सिविलियन कैजुअलिटी के यमन की ज़मीन पर हो रहे हैं, तो ये भी अपने आप में यूएन की ही दरअसल एक तरह से देखें तो फेस के लिए चैलेंज बनता दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल हमारी निगाहें इन तमाम घटनाक्रम पर लगी हुई है, और इससे जुड़ी हर जानकारी हम आपको आगे भी बताते रहेंगे और समझाते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास राय को दीजिए इजाज़त।